हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बीएड व बीएसटीसी में लेसन प्लान डायरी कैसे बनाई जाती है उसके बारे में सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हम भूगोल में लेसन प्लान डायरी कैसे बनाई जाती है। तो भूगोल के अंदर जो लेसन प्लान डायरी होती है उसके बारे में आज अपन संपूर्ण रूप से लेसन के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपको किसी भी लेसन प्लान या जो आपको पाठ्य योजना बनानी है उस पाठ्य योजना का आपको सर्वप्रथम ऊपर आपको क्रमांक डाल लेना है या पाठ्य योजना की संख्या डाल लेनी है। जैसे मैंने डाली जैसे पाठ्य योजना संख्या 1, तो आपका जो भी पाठ्य योजना क्रमांक है वो क्रमांक आपको वहाँ पे ऊपर लिख लेना है। उसके बाद में आपको जिस विद्यालय में बीएड की इंटर्नशिप देने जाना है या जिस विद्यालय में आप बीएड की इंटर्नशिप दे रहे हो या बीएड का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम जिस विद्यालय में आपके चल रहा है उस विद्यालय का आपका नाम आ जाएगा। जैसे मैंने विद्यालय का नाम लिख दिया है, जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनवाड़। तो आपका जिस भी जगह इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा हो या आप जिस जगह पे जाके लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं वो उस विद्यालय का आपका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। उसके बाद में छात्र अध्यापक या अध्यापिका का नाम। तो जैसे मैंने लिख दिया है इसके अंदर अनुराधा योगी। तो आप इसी तरह से जो भी आपका नाम है वो नाम आप लिख दीजिए। उसके बाद में आप जिस कक्षा की पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं उसका क्या आ जाएगी, उसकी क्या आ जाएगी, कक्षा आ जाएगी। तो कक्षा जैसे 8वीं या 8th क्लास आ जाएगी। और जिस विषय की आप पाठ्य योजना बना रहे हैं वो विषय आ जाएगी। जैसे मैं भूगोल का बना रहा हूँ तो भूगोल आ जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद में जो आपका प्रकरण होगा, प्रकरण का मतलब है जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक का नाम आ जाएगा। जैसे मैं मान लीजिए कि मेरा इसमें मैंने प्रकरण लिखा है जल संरक्षण। तो आपका जो भी प्रकरण है या जो भी टॉपिक है उसका नाम लिख दीजिए आप यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे मेरा टॉपिक है जल संरक्षण के ऊपर अपन यहाँ पे बनाएंगे पाठ्य योजना। तो ये हो जाएगा अपना प्रकरण हो जाएगा जल संरक्षण। उसके बाद में आप जो पाठ्य योजना बना रहे हैं और जिस कालांश में जाकर आप बच्चों को ये पाठ्य योजना पढ़ा रहे हैं या पाठ्य योजना बना रहे हैं तो उसका क्या आ जाएगा, कालांश आ जाएगा कि आप कौन से कालांश में ये पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं। तो जैसे चौथे कालांश में ये पाठ्य योजना तैयार करते हैं, चौथा कालांश मैंने लिख दिया है इसके अंदर। इसके बाद में आपकी दिनांक, किस दिनांक को आप ये पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं वो दिनांक आ जाएगी। और इसके बाद में आएगा आपका समय। तो आप कितने समय में ये पाठ्य योजना बच्चों को पढ़ा रहे हैं या पाठ्य योजना बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आपको इस तरह से भर लेनी है। विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक अध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, दिनांक और समय, इस तरह से आपको यहाँ पे खाना पूर्ति कर लेनी। इसके बाद में जो आपका अगला हेडिंग होगा वो है शिक्षण उद्देश्य। जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं मतलब आप जो बच्चे या छात्रा को जो पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन हो रहे हैं और आपके शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। जैसे किसी भी कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो आप बच्चों को पाठ योजना या पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं, उससे बच्चे के अंदर क्या क्या परिवर्तन होंगे, तो वो वाली आपके शिक्षण उद्देश्य हो जाएंगे। जो शिक्षण उद्देश्य होंगे उसके अंदर आपको 2 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम होगा शिक्षण उद्देश्य और दूसरा कॉलम होगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 2 कॉलम बना लेने हैं आपको। तो जो पहला कॉलम है आपका शिक्षण उद्देश्य, उसके अंदर आपको शिक्षण उद्देश्य लिखने हैं। और जो दूसरा कॉलम है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, इसके अंदर आपको जैसे कोई भी शिक्षण उद्देश्य से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है तो वो परिवर्तन इसके अंदर आ जाएगा। जैसे अपना पहला शिक्षण उद्देश्य है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे के अंदर क्या क्या परिवर्तन आता है वो परिवर्तन आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है। तो जो पहला परिवर्तन है वो है छात्र जल संरक्षण संप्रत्यय का प्रत्याशरण कर सकेंगे। संप्रत्यय मतलब जो आपका प्रकरण है उसके बारे में क्या कर सकेंगे, प्रत्याशरण कर सकेंगे। अपना प्रकरण है जल संरक्षण, तो जल संरक्षण का क्या कर सकेंगे, वो प्रत्याशरण कर सकेंगे। सेकेंड वाला परिवर्तन है वो है छात्र जल संरक्षण का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। छात्र जल संरक्षण का क्या कर सकेंगे, प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। तो जो आपका शिक्षण उद्देश्य था पहला ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक के हिसाब से जो छात्र के अंदर जो अपेक्षित परिवर्तन होंगे वो अपन ने इधर लिख दिए। उसके बाद में दूसरा शिक्षण उद्देश्य आता है अवबोध। जो अवबोध के कारण जो बच्चे के अंदर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वो है
पहला है छात्र जल संरक्षण की व्याख्या कर सकेंगे, और जो दूसरा है अपेक्षित परिवर्तन, छात्र जल संरक्षण को समझ सकेंगे। तो अवबोध के कारण जो बच्चे के अंदर जो अपेक्षित परिवर्तन होंगे वो अपन ने दोनों इधर लिख दिए। इसके बाद में अगला आता है शिक्षण उद्देश्य ज्ञानोपयोग या अनुपयोग। ज्ञानोपयोग या अनुपयोग जो शिक्षण उद्देश्य है उसके कारण बच्चे में जो परिवर्तन होंगे वो पहला परिवर्तन है छात्र जल संरक्षण से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। सेकंड वाला है छात्र जल संरक्षण से संबंधित ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। जो अपना शिक्षण उद्देश्य थर्ड वाला, उस थर्ड वाले से बच्चे के अंदर जो जो परिवर्तन आया मतलब ज्ञानोपयोग से, वो ज्ञानोपयोग के अपन इधर लिख दिए। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट शिक्षण उद्देश्य वो है फोर्थ नंबर का कौशल। तो कौशल के कारण बच्चे के अंदर जो अपेक्षित परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन पहला है छात्र जल संरक्षण से संबंधित नवीन विचारों का सर्जन कर सकेंगे। तो मतलब जो छात्र है वो जल संरक्षण जो संप्रदाय या जो प्रकरण है उससे संबंधित नवीन विचार या नवीन जो जानकारी या नवीन जो संप्रदाय हैं या नवीन विचारों का क्या कर सकेगा, वो सर्जन कर सकेगा या बना सकेगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपना जो अगला शिक्षण उद्देश्य आता है वो है अपना 5वें नंबर का शिक्षण उद्देश्य। लिखेंगे आप, अगर ये लिख लिया हो तो उस नेक्स्ट वाले को लिखेंगे अपन। आपका शिक्षण उद्देश्य होगा अगला वाला 5वें नंबर का अभिरुचि। तो अभिरुचि के कारण जो बच्चे के अंदर जो अपेक्षित व्यवहारगत जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को लिखेंगे। जो पहला परिवर्तन वो है छात्र जल संरक्षण संप्रदाय पर विचार विमर्श कर सकेंगे, और जो दूसरा परिवर्तन होता है वो है छात्र जल संरक्षण के विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद में आपका छठवां जो शिक्षण उद्देश्य आता है वो है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के अंदर आप पहला लिखेंगे व्यवहारगत परिवर्तन, छात्र जल संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। दूसरा वाला है छात्र जल संरक्षण के विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। तो इस तरह से जो आपके शिक्षण उद्देश्य हैं वो 6 के 6 कंप्लीट हो जाएंगे। कम से कम आपको शिक्षण उद्देश्य कितने लिखने होते हैं, कम से कम 6 शिक्षण उद्देश्य लिखने होते हैं। और शिक्षण उद्देश्यों के कारण जो बच्चे के अंदर जो अपेक्षित व्यवहार का जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन अपन ने लिख दिया है। इसके बाद में ये चीज़ लिखने के बाद में आपको आगे लिखनी है शिक्षण सामग्री, हेडिंग डाल लेनी है आपको शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री से का मतलब है जैसे किसी भी शिक्षक के द्वारा या छात्र अध्यापिका के द्वारा जो बच्चों को जो पाठ पढ़ाया जाता है उस पाठ को से संबंधित जो सहायता सामग्री होती है वो सहायता सामग्री क्या कहलाती है, शिक्षण सामग्री। जैसे चौक, डस्टर, संकेतक, चार्ट, मॉडल, श्यामपट्ट इत्यादि, ये आपकी क्या हो जाएगी शिक्षण सामग्री। और नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी जल प्रदूषण के संबंध में पूर्व जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका जो विद्यार्थी है ना वो जल प्रदूषण या के बारे में क्या रखेंगे, सामान्य जानकारी या पूर्व जानकारी रखते हैं। इसके बाद में आगे चलेंगे अपन, ये लिख लिया हो तो आपने। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी वो है नेक्स्ट हेडिंग, लिखेंगे आप नेक्स्ट हेडिंग। पहले आप इसको लिख लीजिए ध्यानपूर्वक। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग, वो है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न, ये प्रस्तावना प्रश्न जो होता है वो किसी भी लेसन प्लान या पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि इस प्रस्तावना प्रश्न ही किसी भी पाठ योजना का मुख्य आधार होता है। क्योंकि इस प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा ही आपका जो पाठ योजना है वो कैसी बनेगी या किसी पर निर्भर करती है प्रस्तावना प्रश्न के ऊपर। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जितना अच्छा आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा उतना ही अच्छा आपका लेसन प्लान निकल के आएगा।
मतलब किसी भी बच्चे को अच्छे से अच्छे पढ़ाने के लिए उसके प्रस्तावना प्रश्न है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न जितना अच्छा या जितना सटीक होगा या जित कहने का मतलब भी बच्चे के ऊपर जितना प्रभावपूर्ण होगा, आपका लेसन प्लान भी उतना ही प्रभावपूर्ण होगा। तो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको 2-3 कॉलम बना लेने हैं। पहला कॉलम होगा क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम होगा छात्र अध्यापिका का कथन का, और तीसरा कॉलम होगा छात्र कथन का। तो कहने का मतलब है इसके अंदर जो छात्र अध्यापिका है वो बच्चों से क्या करेगी, प्रश्न करेगी और बच्चे उसका क्या दे देंगे, जवाब दे देंगे। तो ये तरह से एक तरह से प्रस्तावना प्रश्न हो जाएंगे। तो छात्र अध्यापिका कथन में अपन जो छात्र अध्यापिका द्वारा जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस प्रश्नों को लिखेंगे, और जो छात्र कथन के अंदर जो बच्चे उत्तर देंगे उन उत्तरों को अपन इसमें लिखेंगे। तो आपको इसके अंदर कितने कॉलम बना लें प्रस्तावना प्रश्न में, 3 कॉलम। तो क्रम संख्या 1 के अंदर जो पहला प्रश्न है वो है अवांछित पदार्थ मिल जाने पर जल कैसा हो जाता है। तो छात्र अध्यापिका ने प्रश्न पूछा तो इसको बच्चे इसका उत्तर दे देंगे कि कैसा हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है। तो बच्चों ने क्या दे दिया, उसका उत्तर दे दिया। तो उसका उत्तर देने के पश्चात में छात्र अध्यापिका अगला प्रश्न पूछेगी, वो है जल के प्रदूषित होने तथा जल स्तर नीचे गिरने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो छात्र अध्यापिका के द्वारा जैसे ही दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा तो बच्चे उसका उत्तर दे देंगे, जल संकट उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चे जैसे उत्तर देंगे तो उत्तर दे दे, छात्र अध्यापिका द्वारा फिर से पुनः क्वेश्चन किया जाएगा, पुनः प्रश्न किया जाएगा। छात्र अध्यापिका बच्चों से पूछेगी जल संकट से बचने का क्या उपाय है। तो बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे तो बच्चों के लिए कैसा प्रश्न हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो आगे बच्चों के लिए जैसे ही ये समस्यात्मक प्रश्न बना तो इस समस्या का समाधान करने के लिए जो छात्र अध्यापिका है वो बच्चों को इसके बारे में आगे जानकारी देगी, या आगे मतलब कहने का मतलब ही ये चीज़ आगे पढ़ाएगी। तो इसके बारे में तो अपना जो नेक्स्ट हेडिंग है वो वाली हो जाएगी उद्देश्य कथन, क्योंकि अपना उद्देश्य क्या हो गया, अब बच्चों को जो ये समस्यात्मक प्रश्न बनाता इस समस्यात्मक प्रश्न का क्या देना रहेगा, कहने का मतलब उसका उन्हें समस्या का समाधान करना रहेगा। तो बच्चों आज हम जल संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों के लिए ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य कथन हो जाएगा, और बच्चों को अपन क्या करवाएंगे, आज जल संरक्षण के बारे में अध्ययन करवाएंगे। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो है प्रस्तुतिकरण। जो प्रस्तुतिकरण होता है वो जो आपने बच्चों के जो जल संरक्षण वाला टॉपिक है उस जल संरक्षण के बारे में बच्चों को संपूर्ण रूप से जानकारी देना वो आपके लिए प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण में आपको कितने कॉलम बना लें, 5 कॉलम बना लें, गलती मत करना। यहाँ पे आपको कितने कॉलम बनेंगे इसके अंदर, 5 कॉलम। जो पहला कॉलम होगा वो है शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम होगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन का, तीसरा कॉलम होगा छात्र क्रिया का, और चौथा कॉलम होगा विधि का, और पांचवा कॉलम होगा श्यामपट्ट कार्य का। इस तरह से आपको कितने कॉलम बना लेने, 5 कॉलम। तो कम से कम कितने कॉलम बनेंगे इसके अंदर, 5 कॉलम। तो पांचों कॉलम आपको ध्यानपूर्वक बना लेने, सावधानी पूर्वक। जो पहला कॉलम है आपका शिक्षण बिंदु का, तो शिक्षण बिंदु के अंदर आपको वो बिंदु लिखने हैं जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जैसे पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा जल संरक्षण का अर्थ। तो जल संरक्षण का जो अर्थ है उस शिक्षण बिंदु के अंदर लिखेंगे आप छात्र अध्यापिका कथन में वर्तमान में जल संकट से निपटने का उपाय जल संरक्षण ही है। जल का दुरुपयोग रोकना तथा जल संरक्षण से सुरक्षित रखना ही जल संरक्षण कहलाता है। जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिस पर केवल मानव ही नहीं अपितु वनस्पति जगत या संपूर्ण जीव निर्भर है। वर्तमान में औद्योगिक आर्थिक वातावरण बढ़ती उपभोगवादी संस्कृति अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि है। ये वाली चीज़ आपकी किस में हो जाएगी, छात्र अध्यापिका के कथन में हो जाएगी। शिक्षण बिंदु लिखा, शिक्षण बिंदु के सापेक्ष ये वाली छात्र अध्यापिका ने ये वाली बात बच्चों को बताई। तो जो छात्र क्रिया थी उस कॉलम में आप लिखेंगे विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि बच्चों को अपन तुम व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हैं तो विधि कौन सी हो जाएगी, व्याख्यान विधि, और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्याम पढ़ के ऊपर जो छात्र अध्यापिका उसके द्वारा लिख दिया जाएगा कि जल एक प्राकृतिक संसाधन है और जल को संरक्षित या सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है, जल संरक्षण
कहलाता है। तो ये छात्र अध्यापिका के द्वारा श्यामपट्ट का कार्य परिपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों को जो आपने पढ़ाया उससे जोड़ते रहने के लिए, ताकि बच्चा एकदम से जो आपका टॉपिक है उससे भटके नहीं, उसलिए साथ साथ में उसको पुनरावृत्ति प्रश्न भी बनाते रहना चाहिए। तो अपना हेडिंग हो जाएगी पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न के अंदर छात्र अध्यापिका कथन प्रश्न पूछेगी और बच्चे उसका जवाब दे देंगे। अगर बच्चों ने ध्यानपूर्वक पढ़ा है या ध्यानपूर्वक उनके समझ में आ गया है तो जल पर कौन कौन निर्भर है, तो बच्चे जवाब दे देंगे संपूर्ण जगत निर्भर है, क्योंकि बच्चों को अभी पढ़ाया अपने शिक्षण बिंदु, उसके अंदर सार बताया था सारा। तो सेकंड वाला बिंदु हो जाएगा या सेकंड वाला प्रश्न हो जाएगा, जल कैसा संसाधन है, तो बच्चे जवाब दे देंगे कैसा प्राकृतिक संसाधन है। तो इस तरह से आपको ये कॉलम बना लेने और ये जो शिक्षण बिंदु ये लिख लेने और पुनरावृत्ति प्रश्न लिख लेने। इसके बाद में लिखने के पास आप जैसे अगले पेज पे जाओगे तो उसी तरह आपको 5 कॉलम बनाने होंगे, क्योंकि 5 कॉलम बनाने के पश्चात जो अपना शिक्षण बिंदु है उस शिक्षण बिंदु के अंदर आपको जो शिक्षण बिंदु आप पढ़ा रहे हैं उसका क्या आ जाएगा। शिक्षण बिंदु जैसे 2 हो गया ये, तो अपना शिक्षण बिंदु है जल संरक्षण की परंपरागत विधि। तो इसके अंदर जो छात्र अध्यापक का कथन है उसके अंदर आप लिखेंगे, प्राचीन काल में जल की कमी की समस्याओं से बचने के लिए राज्य व सार्वजनिक सहयोग से झील, तालाब, कुएं, बावड़ियों आदि का निर्माण किया जाता रहा है। राजस्थान में राजा महाराजाओं का प्राचीन काल में जल संरक्षण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये वाला जो आपका जो शिक्षण बिंदु है उसके संगत ये वाली चीज हो जाएगी। और इधर जो छात्र क्रिया है उसके अंदर छात्र क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि कौन सी हो जाएगी, व्याख्यान विधि हो जाएगी। और जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य के अंदर आपको लिख देना है जल संरक्षण जल संरक्षण की परंपरागत विधियां, कुएं, तालाब, बावड़ियां, झील इत्यादि होती है। इसके बाद में आपका जो बच्चों को जो आपने पाठ पढ़ाया उससे जुड़े रहने के या जोड़ते रहने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न करने हैं या विकासात्मक प्रश्न करने हैं। तो छात्र अध्यापिका प्रश्न करेगी और बच्चे उसका उत्तर दे देंगे। तो पहला प्रश्न, प्राचीन काल में किसका शासन था, तो बच्चे उत्तर दे देंगे किसका शासन था, राजाओं का शासन था। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, राजा प्रजा की सुविधा के लिए जल संरक्षण के लिए क्या करते थे, तो बच्चे उत्तर दे देंगे कि कुएं एवं बावड़ियों का क्या करते थे, वो निर्माण करते थे। तो बच्चे इसका उत्तर दे देंगे, ये बच्चों की उन्होंने पढ़ा है उसके समझ में आ गया, तो बच्चे फटाफट से उसका उत्तर दे देंगे। इस तरह से आपको ये सारा कॉलम या जितने भी लिखे हैं ये सारे आपको उतार लेने हैं इसके अंदर से ध्यानपूर्वक। एक तरह तो शिक्षण बिंदु हो गया, छात्र अध्यापक क्रिया हो गई, छात्र क्रिया हो गई, कौन सी विधि का उपयोग कर रहे हैं और श्यामपट्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ यहाँ से कर देने। इसके बाद में अगला जो आपका टीचिंग पॉइंट या शिक्षण बिंदु होगा वो होगा 3 नंबर का। इसी तरह आपको वापस 5 कॉलम बना लेने। और तीसरा नंबर का जो शिक्षण बिंदु वो है जल संरक्षण की विधियाँ। नहीं दिख रहा हो तो मैं एक बार और बोलता हूँ, इसके अंदर जल संरक्षण की विधियाँ। तो इसके अंदर आप लिखेंगे जल संरक्षण के लिए हर नागरिक समाज और प्रशासन को एक साथ मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। आधुनिक समाज में बढ़ते जल संकट को देखते हुए हर जल संरक्षण की अनेक विधियां काम में ली जाती है। पश्चिमी राजस्थान में जल की कमी होने के कारण यहाँ पर जल की आपूर्ति गंग नहर के द्वारा की जाती है। इसके बाद में जो छात्र क्रिया है उसके अंदर आप लिख लेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि कौन सी हो जाएगी, व्याख्यान विधि हो जाएगी। और जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य के अंदर आप लिख लीजिए यहाँ पे इस तरह से, अगर आपने ले लिखा हो तो एक बार पूरे को लिख लीजिए। तो जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य के अंदर आप लिखेंगे जल संरक्षण के लिए अनेक विधियां काम में ली जाती है। गंग नहर द्वारा पश्चिमी राजस्थान में जल आपूर्ति की जाती है। तो ये वाली चीज़ हो जाएगी। तो प्रत्येक कॉलम में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद में जो आपका पुनरावृत्ति प्रश्न या जो विकासात्मक प्रश्न है उसको लिखेंगे आप। पहला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में किसकी कमी है, तो बच्चे उत्तर दे देंगे किसकी कमी है, जल की कमी है, क्योंकि बच्चों के लिए अभी पढ़ाया गया है बच्चों, तो बच्चे उसका फटाफट से उत्तर दे देंगे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन छात्रा देविका उनसे करेगी, जल की आपूर्ति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पश्चिमी राजस्थान में किसका प्रयोग किया जा रहा है अभी, तो गंगा नहर का उपयोग किया जा रहा है। तो बच्चे उसका उत्तर दे देंगे फटाफट से, किसका उपयोग किया जा रहा है, गंगा नहर का उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद में आपकी अगली हेडिंग आई, क्योंकि आपने बच्चों को पाठ्य योजना पढ़ा दी है, तो ये बच्चों ने कितने ये जो पाठ्य योजना है पढ़ाया आपने पाठ, तो बच्चों ने इसको कितना ग्रहण किया या कितना उनके मस्तिष्क के अंदर बैठा या नहीं बैठा। तो इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए ताकि प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्रदान करने के लिए
जो छात्र अध्यापक है वो बच्चों से का क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। तो मूल्यांकन जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों में आप किसी भी प्रकार के प्रश्न ले लेते, मूल्यांकन किसी भी रूप से करें, चाहे तो आप लघुतरात्मक वाले क्वेश्चन ले सकते हैं, अति लघुतरात्मक ले सकते हैं, निबंधात्मक ले सकते हैं, या एमसीक्यू वाले ले सकते हैं, अवसद वाले क्वेश्चन जिसे कहते हैं, या फिर रेगिस्तान वाले क्वेश्चन ले सकते हैं, या मिलान चिन्ह वाले क्वेश्चन ले सकते हैं। आपको जो किसी भी प्रकार के आप क्वेश्चन ले सकते हैं, उसमें छात्रों का क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया है, जैसे पहला ही क्वेश्चन है, वर्तमान में अवसद लिया है, वर्तमान में जल संकट का कारण है, जनसंख्या वृद्धि, ब नगरीकरण, स औद्योगिकरण, उपरोक्त सभी। तो इस तरह से आपको जो भी सही है उसके बच्चे उसके अंदर टिक कर देंगे। इसके बाद में जैसे दूसरा क्वेश्चन लिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 2, परंपरागत विधियों में सम्मिलित है। तो जैसे परंपरागत विधि जो कि बच्चे ने पढ़ा है, तो परंपरागत विधियों में क्या सम्मिलित है, बच्चे उसको फटाफट से क्या कर देगा, खालिस्तान की पूर्ति कर देगा, जो भी सम्मिलित है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन लिया है, सत्य असत्य वाला, जल संरक्षण के लिए जन जागृति महत्वपूर्ण है। तो सत्य अथवा असत्य, तो बच्चा उत्तर दे देगा, यदि सत्य है तो सत्य दे देगा, असत्य है तो असत्य दे देगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है, वो है गृह कार्य। गृह कार्य के अंदर आपको बच्चों को ऐसा गृह कार्य देना है कि जो आपने जैसा पाठ योजना पढ़ाई है, जैसा जिस स्तर की आपने पाठ योजना बनाई है, उस स्तर के अनुसार बच्चे को आपको गृह कार्य दे देना है, ताकि वो जो घर पे जाके अपने समय का सदुपयोग करके आपको ने जो पढ़ा है उसका गृह कार्य करके लेके आ सके। तो गृह कार्य में हो जाएगा, जल संरक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, गृह कार्य हो जाएगा। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो घंटी वाला बटन है उसको ऑन कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो चैनल पर डले तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर किसी भी वीडियो के बारे में अगर कमेंट हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।